सभी दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। आप लोग जीआईसी में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है। आइसोमेरिज्म टॉपिक को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दो स्टेप में चलेंगे। पहले तो हम लोग एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आज आइसोमेरिज्म की। आखिरकार ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले तो हम ये जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म टॉपिक जो है वो क्या बताना चाहता है वो आप जान रहे होते हैं कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी जो है वेरी कर जाएं वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म का जो डिवीजन किया गया है वो आपको पता है कि आइसोमेरिज्म जो है वो सिंपली कितने पार्ट में डिवाइड की गई। आइसोमेरिज्म डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में। आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और पहला पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है, एक कहलाती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। इस तरीके से हमने यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिख दिया है। अब दूसरी आइसोमेरिज्म जो कहलाती है वो कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या होता है वो बताएंगे आपको। स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफर कर जाएगा। किसमें? स्ट्रक्चर में डिफर कर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और यहाँ पर सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा इस तरीके से, लेकिन डिफर कर जाएंगे स्पेशियल अरेंजमेंट में। SPATIL स्पेशियल जो अरेंजमेंट होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको बताऊं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए। सब बातें ये डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन आपको नाम बताएंगे। सबसे पहली बात आ जाती है आपकी चेन आइसोमेरिज्म की। यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म की बात आएगी। अब चेन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरी हो जाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन पे सब पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात आ जाती है, आइसोमेरिज्म पोजीशन में चली जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगी। इसी तरीके से आपकी कहलाती है टॉटोमेरिज्म कहलाती है। तो इन सभी में उसके बाद टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी कहलाती है आपकी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये सब चीज़ें आप पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम बहुत इजी है, इन पे बहुत बड़ा कोई डिस्कशन नहीं करना होता है। लेकिन जो डिस्कशन करने वाली चीज़ें होती हैं वो होती है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दो पे डिस्कशन करना होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेनली इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टॉपिक पर। यानी हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में। स्टीरियो दो कैटेगरी के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये पेज नंबर हमारा 1 है और इस पेज नंबर 1 के बाद जब हम पेज नंबर 2 पे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पर मेनली हमारा आज डिस्कशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है ये सब बातें आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे अगर आप लगातार बने रहेंगे
तो हम आपको समझा देंगे कि सिस्टम भी पूरा बताएंगे। आइसोमेरिज्म लिख दूं मैं पूरा पहले इस तरीके से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये हो गया। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंस किस में होगा, डिफरेंस होगा उनकी ज्योमेट्री में, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इसीलिए कहलाती है, इनकी ज्योमेट्री बदल जाती है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब एक इसमें नॉर्मल, एक कहलाती है सिस फॉर्म, एक सिस फॉर्म कहलाती है, और दूसरी यानी कि ट्रांसफॉर्म। तो इसको हमने नाम दिया है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहां पर सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो पहली हमारी हो गई सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, दूसरी हो गई इसी में ई एंड जेड आइसोमेरिज्म कहलाती है। ई एंड जेड आइसोमेरिज्म ये भी एक दूसरा है, ई जेड आइसोमेरिज्म भी कहलाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म में। देखिए सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेम ग्रुप सेम साइड में रहने चाहिए, तो यहां मैंने लिख दिया सेम ग्रुप सेम साइड आ जाता है, सेम साइड में आ जाएगा। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, यानी ट्रांस कंडीशन में चले जाइए, तो सेम ग्रुप जो है वो अगर अपोजिट साइड में चले जाते हैं तो उस समय बन जाती है वो कौन सी, ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसके एग्जाम्पल के साथ में आपसे हम लोग बात करेंगे, है ना, कि ई सिस और ट्रांस के एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, इजी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो पहले एक सिंपल एग्जाम्पल एक्स ले लिया, यहाँ पर मैंने सी लगा दिया, यहाँ वाई लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सी लगा दिया, यहाँ एक्स लगा दिया, यहाँ पर वाई लगा दिया। सेम ग्रुप सेम साइड ये क्या कहलाती है, सिस फॉर्म कहलाती है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर उधर जो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, मतलब x इधर हो जाए तो x इधर भी आना चाहिए, y इधर हो जाए तो y इधर, ये फॉर्म कहलाती है आपकी ट्रांसफॉर्म कहलाती है। तो अब इसी का एक एग्जाम्पल और भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके हमें सिस और ट्रांस बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये बना दिया हमने इस तरीके से, यहाँ पर हमने H बना दिया, यहाँ पर हमने CH3 बना दिया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने CH3 बना दिया, उल्टा भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसे H, ये सिस फॉर्म कहलाएगी क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड में चल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग डबल बॉन्ड ये कंडीशन ले लेते हैं और यहाँ पर H लिख दिया मैंने, यहाँ CH3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने H लिख दिया और यहाँ CH3 लिख दिया, तो अब ये ट्रांसफॉर्म कहलाती है। तो अब बेटा यहाँ क्या समझना है आपको कि अगर मान लीजिए कहीं पर सिस और ट्रांस वाली कंडीशन आए तो सेम ग्रुप सेम साइड पे चलते रहिएगा, सेम ग्रुप सेम साइड यानी कि सिस कंडीशन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हमारे सामने और है, उस एग्जाम्पल को भी आपके सामने बताए दे रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है H, यहाँ पर लिखा, यहाँ Cl लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर C, यहाँ पर Cl लिख दिया है, यहाँ पर H, ये सिस फॉर्म कहलाएगा। और अगर इसी का हमें ट्रांस बनाना पड़ जाए तो इसका ट्रांस भी बना सकते हैं। नीचे ये मैं यहाँ सिस लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पर मैंने यहाँ C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर Cl लिख दिया है, यहाँ पर Cl लिख दिया है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जाना था, यहाँ H लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ, यहाँ पर Cl लगा देता हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ये नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया आपका, नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया, नंबर 2 एग्जाम्पल इसे मान लीजिए और नंबर 3 का एग्जाम्पल इसे मान लीजिए। इस तरीके से 3 एग्जाम्पल मैंने आपको सिस और ट्रांस में यहाँ पर दे दिए। एक एग्जाम्पल और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे मैलिक एसिड का एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पर मैंने H ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर C ले लेता हूँ, यहाँ H ले लेता हूँ, यहाँ C डबल OH ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं C डबल OH। ये मैलिक एसिड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये सिस फॉर्म कहलाता है, मैलिक एसिड इसका कहलाएगा। तो यहाँ पे सिस लिख सकते हैं, सिस फॉर्म भी है और किसकी है, ये मैलिक, इसका नाम ही है मैलिक एसिड। तो इस तरीके से इसे हम लोग मैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर इसका ट्रांसफॉर्म भी बनाना चाहें तो ट्रांसफॉर्म भी आप आराम से बना सकते हैं। C डबल OH यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर भी C डबल OH लिख दीजिए, उल्टा लिख दे रहा हूँ क्योंकि बॉन्ड कार्बन से बनता है। यहाँ पर भी H ले लेता हूँ, यहाँ पर भी H ले लेता हूँ, ये फ्यूमेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया आपका फ्यूमेरिक एसिड। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल एक तरीके का और भी मैं यूज कर सकता हूं, जैसे एक सिन और एंटी फॉर्म भी कहलाती है। तो यहां पर मैं अब बात करने जा रहा हूं सिन और एंटी फॉर्म की। सिन एंड एंटी फॉर्म, सिन एंड एंटी फॉर्म भी आती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ये ऐसा करते हैं कि मैं पिछले पन्ने पर चल के इसके तीन, जो मैंने दो पार्ट आपको दिखाए हैं, तीसरा पार्ट भी मैं यहां बढ़ाए दे रहा हूं, जिसका नाम है सिन एंड एंटी, यानी सिन एंटी एंटी, सिन और एंटी फॉर्म कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को आपके सामने मैं रखूंगा भी। तो हम लोग ये तीसरा पार्ट पहले पढ़ रहे हैं, दूसरा बाद में पढ़ेंगे, ईजेड बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने करना क्या कि जैसे कि इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्साइम यानी कि एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम, जो ऑक्साइम टाइप के कंपाउंड होते हैं वही शो करते हैं। और जो ऑक्साइम टाइप के कंपाउंड होंगे वो आपको पता है कि जैसे एल्डोक्साइम है तो आर हो गया, CH डबल बॉन्ड NOH, इस तरीके के। भाई ऑक्साइम तो तभी बनते थे ना जब हाइड्रोक्सिल एमीन एल्डिहाइड से निकाला जाता था। और कीटोन की कंडीशन भी वही होती थी कि भाई ये कीटोन ले लिया हमने, RR C डबल बॉन्ड N और OH, ये कीटोक्साइम कहलाता है। ये कीटोन का ऑक्साइम है, ये एल्डोक्साइम है, तो यहाँ मैं एल्डोक्साइम लिखे दे रहा हूँ, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ एल्डोक्साइम। तो ये मैंने एल्डोक्साइम लिख दिया सिंपल, और इसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। तो या कीटोन का ऑक्साइम आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम हो गया। एल्डोक्साइम लिखना चाहिए, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं इसे सही कर देता हूं, एल्डोक्साइम ऐसे आएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका कीटोक्साइम, तो ये कीटोक्साइम ऐसे आ जाएगा। तो अब भैया आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा एंटी होता है, कौन सा सिन होता है। तो इन सिन और एंटी के एग्जाम्पल के साथ में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए सबसे पहले मैंने आर यहां लिखा, यहां पर मैंने एन लगा दिया, यहां पर मैंने आर यहां लगा दिया, यहां पर मैंने सी लगा दिया, इस तरीके से सी लगा दिया, यहां मैंने एच लगा दिया, डबल बॉन्ड से मैंने एन जोड़ दिया, और इधर मैंने लोन पेयर दिखा दिया, और इधर मैंने OH ग्रुप दिखा दिया, ये कंपाउंड। तो अब ये सिन फॉर्म कहलाती है, यानी कि जो लोन पेयर है, या तो हम ऐसे बोले जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साइड में रहना चाहिए, तो ये सिन फॉर्म कहलाता है, सिंपली ये सिन फॉर्म कहलाएगा। और अगर ये OH अपोजिट आ गया हाइड्रोजन के, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां लिखा R लिख दिया, यहां पर मैंने H लिख दिया, यहां डबल बॉन्ड N लगाया, लोन पेयर इस बार मैं इधर ले लेता हूं, और इसमें इधर मैं OH ले लेता हूं, अब ये एंटी फॉर्म कहलाएगा। इसके नाम के आगे सिन एल्डोक्साइम भी लिख सकते हैं, और यहां एंटी एल्डोक्साइम भी लिखा जा सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहां पर। तो ऑक्साइम जो होता है, ये जितने भी ऑक्साइम टाइप, अब जैसे कीटोन की कंडीशन आएगी तो कीटोन वाले कंपाउंड्स आ जाएंगे, तो ये ऑक्साइम वाले कंपाउंड भी कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये वाले आप एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अच्छा, जो मेन फोकस आपको करना है वो ईजेड फॉर्म पे करना है। तो अब हम लोग बात ईजेड फॉर्म पे ज्यादा डिटेल में करेंगे, तो यहां पर मैंने ईजेड फॉर्म यहां पर लिख दिया है, इस तरीके से ईजेड फॉर्म पे आ जाए। ईजेड फॉर्म और RS सिस्टम दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ईजेड पे बात कर लेते हैं। देखिए एक ईजेड में खास बात ये होती है कि यहां पर पीरियोरिटी या सीनियोरिटी जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो ग्रुप सीनियर है उस ग्रुप को, भाई उस ग्रुप को, इसमें एक चीज आपको और बता दें, जैसे एंटी और जो सिन एंटी फॉर्म है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप जो है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको पूरी तरीके से मदद मिल पाएगी, अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। आपको ट्रिक बताऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेशन की, अगली वीडियो छोटी सी डालूंगा, लेकिन इसमें ट्रिक बता दूंगा कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे। ई का मतलब तो आपको पता है कि एंटी गीगन होता है। ई का मतलब क्या होता है, ई फॉर होता है आपका, ई का ई वर्ड जो आया वो एंट गीगन से आया, गीगन। एंट गीगन का मतलब होता है अपोजिट, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं अपोजिट। और अगर हम लोग जेड की बात करते हैं तो जेड वर्ड जो आया है वो ज्यूसामेन से आया है, ज्यूसामेन से आया। अब इसका मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि अपोजिट और सेम वाली कंडीशन तो वही आ गई ना, जो सिस और ट्रांस वाली कंडीशन थी वही कंडीशन है। तो एग्जाम्पल मैंने जो है लिख रखे हैं,
वो एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है अपने पन्ने पर, वो एग्जाम्पल क्या है वो देख बताता हूं आपको। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ CH3। अभी प्योरिटी ग्रुप भी, प्योरिटी जो ऑर्डर है वो आपको मैंने इससे पहले जो PGT पढ़ाया था उसमें ऑर्डर भी मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर ऑर्डर ना बता करके मैं आप सीधा सीधा बात कर रहा हूँ। यहाँ C2H5 लग गया है और यहाँ पर Cl लग गया, ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है अपनी कॉपी के अंदर। अब ये पूछा गया कि बताइए E फॉर्म है या ये Z फॉर्म है, तो ये बताइए कि सीनियोरिटी ग्रुप जो है या पीरियोडिटी ऑर्डर में क्लोरीन सबसे नंबर 1 पे आएगा, तो हम इसको जो है इन दोनों C2H5 और Cl में इसको नंबर 1 दे देते हैं, या ऐसा कर देते हैं कि जो सुपीरियोरिटी वाले ग्रुप हैं वो एक तरफ लिख देते हैं, ये सुपीरियर हो गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सुपीरियर, S लिख दिया मैंने छोटा सा। उसके बाद मैंने क्या काम किया, मिथाइल को देखा, भाई हाइड्रोजन को देखा, तो हाइड्रोजन और इन दोनों को देखो तो ये जूनियर ग्रुप हो जाता है, तो यहां पर ये सीनियर ग्रुप हो गया और ये आपका जूनियर हो गया। इन दोनों में ये सीनियर हो गया, ये जूनियर हो गया, ये सीनियर हो गया, ये जूनियर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं जे आमने सामने हो गए, ऐसे सामने सामने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ई फॉर्म कहलाएगी, और ई का मतलब होता है एंटीगन, तो मैंने यहां पर ई फॉर्म इसको लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहां से उठाया है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहां पर मैंने C डबल बॉन्ड C लगा रखा है और यहां पर आपका H ले लिया, यहां पर Br ले लिया, मतलब मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मैंने एग्जाम्पल पहले लिख लिए हैं। यहां फ्लोरीन ले लिया और यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया। अब आपको करना क्या, देखिए इसका सीनियर ग्रुप ये कहलाएगा, तो यहां पर मैं S लिख देता हूं, इन दोनों में भी ये कहलाएगा, यहां S लिख देता हूं, ये लोअर पे चला गया, ये लोअर पे चला गया, या एच बना लो, हायर लोअर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे H बना दो, ये हायर हो गया, ये हायर, वो तो एक समझने वाली बात है। तो ये आमने सामने हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हायर ग्रुप जो है वो सेम साइड में चले गए, ये Z फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। ये वो एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल जो यहां पर लिखा गया है वो लिखा, एक तरफ Cl लिखा है, यहां पर C और यहां पर आपका H लिखा है, यहां पर डबल बॉन्ड यहां C लिख रखा है और यहां पर I लिख रखा है, यहां पर Br। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। ये यहां पर हायर हो गया, इन दोनों कंपेयर करो तो ये हायर हो गया और ये वाला लोअर हो गया, ये वाला हायर हो गया, ये लोअर हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो सिंपल सी Z की बात आ जाएगी यहां पर, तो ये Z फॉर्म कहलाएगा। एक एग्जाम्पल आपको और बता रहा हूं, वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहां Cl लगाया, इन्होंने यहां Br लगा दिया, यहां यूं और यहां पर C लगा दिया, और यहां पर इन्होंने H लगाया है और यहां पर इन्होंने C2H5 लगाया। अब देखते हैं, ये इन दोनों को कंपेयर करो तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, कि भाई कार्बन है, अब कार्बन के बाद भी कार्बन ही जुड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये Z फॉर्म हो जाता है, ज्यूसामीन फॉर्म कहलाती है, Z फॉर्म हो गया। बड़ा सिंपल है, इजिली आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल 4 बता दिए हैं, तो 4 एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे थे, चारों एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब यहां पर ये EZ सिस्टम जब चलता है तो EZ सिस्टम का जो सीक्वेंस रूल होता है, वही रूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अप्लाई हो जाता है। ये सीक्वेंस रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पीरियोडिटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस रूल जो होता है यही काम करेगा आपका, किसमें काम करेगा, ये सीक्वेंस रूल काम करेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की RS फॉर्म में भी यही काम करने वाला है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं धीरे से, किस पे पहुंचते हैं, अब हम लोग पहुंचते हैं RS सिस्टम से। तो RS सिस्टम पर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि RS सिस्टम में हमने करना क्या है वो आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है RS सिस्टम, वो आप समझ लीजिए। RS सिस्टम देखिए, रेक्टस होता है और ये सिनिस्टर होता है, पता है आपको। RS सिस्टम जो होता है, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक डीएल सिस्टम भी था। डीएल सिस्टम पे आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, डीएल सिस्टम का राज भी खोलूंगा कि आखिरकार ये डी डेक्स्ट्रो है या नहीं है। तो डी ये डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। और ये एल जो होता है वो लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये भी आपसे पूछूंगा। इसका जवाब आप तैयार रखिएगा, आपको जरूर बताऊंगा मैं अगली वीडियो में कि ये आखिरकार डी डेक्स्ट्रो है या नहीं है। तो डीएल फॉर्म पढ़ा होगा बहुत लोग, डेक्स्ट्रो, डी फॉर डेक्स्ट्रो पढ़ते हैं, एल फॉर लीवो रोटेटरी पढ़ते हैं,
बताऊंगा आपको इसको। लेकिन पहले में हम लोग जिस सिस्टम पर बात करना चाहते हैं, आरएस सिस्टम पर, और उस आरएस सिस्टम पर पहले हम कंसंट्रेट हो ले, फिर हम लोग बात करते हैं इसके डी और एल फॉर्म पे बात करेंगे। तो अब ये जो आरएस सिस्टम है ये सीनियोरिटी और पीरियोडिटी और जो सीरीज है उसी पे काम करता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, उस एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए मैंने यहां पर बनाया कार्बन, पहले आप मैं देखिएगा ध्यान से, मैंने यहां पर एक कार्बन बनाया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है COOH ग्रुप, ये लगा दिया मैंने COOH ग्रुप, देखते रहिएगा ध्यान से। ये मैंने यहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया, ये यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर मैंने लगा दिया है इस तरीके से ये आपकी जो है सॉलिड लाइन हो गई। यहां पर लगा दिया मैंने OH लगा दिया है, और यहां पर मैंने लगा दिया है डॉट 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 करके H लगा दिया। इस कंडीशन को अब कैसे देखना है, देखिए ये हमारी अवे फ्रॉम द जो इंसान देख रहा है उससे दूर है ना। तो ये हम लोगों का जो H है ये बैक साइड में है, अवे फ्रॉम अस, यहां पर मैं लिख देता हूं अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम अस, ये हमसे दूर है, हमारी नजर से दूर है। हम लोग सामने से जब देख रहे होते हैं, वॉच इधर से कर रहे होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग इधर से वॉच कर रहे हैं तो ये साइड जो है वो किधर बन जाएगी, ये साइड जो है वो चली जाएगी बैक डायरेक्शन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैक साइड में अगर ये जाती है तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि साहब हम लोग पीछे की तरफ आगे से देख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन बैक साइड में। अब नंबर प्रियोरिटी में भाई ऑक्सीजन को सबसे पहले नंबर 1 देंगे, उसके बाद ये कार्बन आया और ये वाला कार्बन आया। तो अब आप देख लीजिए कि इस कार्बन के आगे ऑक्सीजन और इस कार्बन के आगे हाइड्रोजन, तो 2 नंबर हम इसे देते हैं और 3 नंबर हम इसे देते हैं और चौथा नंबर हम फिर इसे देंगे क्योंकि ये बैक साइड में है। तो अब अगर आप इसे देखना चाहें तो इसे हटा दीजिए, तो रोटेशन जो आपको दिखाई देगा, हमारी आंखें जो चलेंगी वो आंखें इस डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कि ये आर फॉर्म कहलाएगी, रेक्टस फॉर्म इस तरीके से कहलाएगी। अब हमने क्या करना है कि अगर इसका हमें एल फॉर्म बनाना है, मतलब इसका एल फॉर्म बनाना है, तो इसकी हम लोग मिरर इमेज छापते हैं और कुछ समय क्या करेंगे वो चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर ये फॉर्म ऐसे होती तो उस समय कंडीशन क्या होती वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने सी यहां लगा दिया, चलिए देखिएगा ध्यान से, ये सी मैंने यहां लगा दिया, ऊपर हमारा COOH लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है COOH, नीचे हमारा आ गया इस बार CH3, ये जो आया हुआ है इस बार यहां पर आ गया आपका CH3, ये मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, ये आप समझिए यहां मैंने ये CH3 ग्रुप लगा दिया, और यहां पर लगा है अब आपका OH, और ये बैक डोर में चले जाइए और यहां पर वही हाइड्रोजन भैया है। तो बैक डोर वाले को तो चौथा नंबर देना ही देना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें 1 नंबर हम इसी को ही देंगे, ये पक्का है, 2 नंबर इसी को ही देंगे, ये भी पक्का है, और 4 नंबर हम और 3 नंबर हम इसे देंगे, भी पक्का। अब ये जब इसे हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए आप, तो जो रोटेशन आपको काउंट करना पड़ेगा वो रोटेशन हमें ये काउंट करना पड़ेगा, ये वाला इस तरीके से। तो अब आप देखिए ये एस फॉर्म हो गया, सिंपल एस फॉर्म हो गया, तो ये एक आर फॉर्म हो गया, एक एस फॉर्म हो गया। लेकिन जब ये चीज जो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में आ जाए, मतलब कहने का ये है कि जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ये वाली कंडीशन, तो उस समय हम लोग कैसे आरएस सिस्टम का पर काम करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो हम लोग अब इसी पे बात करने वाले हैं कि आरएस सिस्टम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले पे कैसे काम करेगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने 2-3 लिखे, 2 पॉइंट है, वो मैं आपसे बात कर लूं तो ज्यादा, यानी कि अगर लोएस्ट ग्रुप, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो बॉटम पर है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो यहां पर लिख देते व्हेन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इज एट बॉटम, ग्रुप इज एट बॉटम, बैठ जाओ बेटा, ग्रुप इज एट बॉटम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बॉटम पे है तो हम लोगों को क्या करना है कि सिंपल से अपनी आंखों को इस तरीके से दिखाना है कि हमारा जो क्लॉक वाइज रोटेशन, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लो मैंने ये साइन यहां पर प्लस का बना दिया, ये साइन मैंने बना दिया, अब यहां पर लगा हुआ है, मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल में COOH, ठीक है ना, यहां पर लिख रखा है CH3, यहां लिख रखा है हमने OH, और यहां लिख रखा है मैंने H।
तो अब अगर लोअर प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन को, तो 4 नंबर तो हम इसी को दे देते हैं। 1 नंबर पे ये चला गया, 2 नंबर पे ये चला गया, 3 नंबर पे आपका ये चला गया। भाई ये तो ऑक्सीजन है ना, तो नंबर 1 पे ही जाना। तो जो सिस्टम रोटेशन हमें दिखाएगा वो रोटेशन हमारा ये आएगा, और ये रोटेशन हमें बताता है कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल। लेकिन अगर हमने क्या करना है कि अगर इसका ये कंडीशन होती, इसको पलट लेते धीरे से, जब इसको पलट लेते तो उस कंडीशन में क्या हो जाता वो भी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं। एक प्लस साइन मैंने यहां बनाया, प्लस साइन का मतलब वही कार्बन बनाया, यहां पर COOH एज इट इज रखा, और यहां पर मैंने OH कर दिया, यहां पर मैंने CH3 कर दिया, और यहां पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर वही हाइड्रोजन। तो इसे तो 4 नंबर बॉटम वाले को देना ही, 1 नंबर इसे देना था, 2 नंबर इसे देना था, 3 नंबर इसे देना था। अब हम लोगों को जो रोटेशन दिखाना है वो रोटेशन अपोजिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये हमारे पास में S फॉर्म हो जाएगी, सिनिस्टर फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर जो सीनियोरिटी ग्रुप है वो टॉप पे आ जाए, मतलब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे आ जाए, तो नंबर 2 पे चलिए। व्हेन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन लोअर priority group is at the टॉप पोजीशन, ये टॉप पोजीशन पे ऊपर की तरफ है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, मैं यहां पर बना रहा हूं, इस तरीके से मैंने एग्जांपल लिया हुआ ये, यहां पर मैंने क्या किया है कि H ऊपर बना दिया, इस तरीके से H इसी को बना रहा हूं, यहां CH3 बना दिया मैंने, यहां पर मैंने बना दिया है OH, और यहां पर बना दिया है मैंने COOH। अब ये बताइए, इसे नंबर 1 तो देना ही देना है, इसे नंबर 2 देना है, इसे नंबर 3 देना, इसे नंबर 4 देना। ये जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है वो ऊपर चला गया, तो इसको 180 डिग्री के एंगल पे घुमा दीजिए। 180 डिग्री के एंगल पे जैसे ही आप घुमाएंगे तो ये पलट जाएगा, मॉलिक्यूल पूरा घूम जाएगा, H नीचे और COOH ऊपर आ जाएगा। तो यानी कंडीशन हमारे सामने पैदा हो जाएगी कि COOH ऊपर चला गया, H हमारे सामने आ गया, नीचे आ गया, और इधर हमारा ये जब पूरा घुमाएंगे तो ये वाला ऐसे घूम जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इधर आपका CH3 आ जाता है, इधर OH आ जाता है। तो ये 1 हो गया पोजीशन, ये 2 पोजीशन हो गई, ये 3 पोजीशन हो गई। अब इसका जब कन्फिगरेशन आप देखिए निकालिए तो उस कंडीशन में ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, मतलब ये S फॉर्म हो जाएगी, ये आपको पता हो जानी चाहिए। ये नहीं, ये दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, और तीसरे पॉइंट पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन चलेगा, इफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इज एट राइट और लेफ्ट, अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप राइट या लेफ्ट पे है, तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर वो पेज, हम नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल मैंने यही वाला ले रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया, आपका बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने CH3 लगा रखा है, यहाँ मैंने OH लगा रखा है, यहाँ मैंने COOH लगा रखा है। एक ही एग्जाम्पल को हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में ईजिली आए। तो अब ये लेफ्ट राइट में आ गया ना पोजीशन। तो ये जो ग्रुप है, ये पोजीशन तो आपको पता है, ये भाई 4 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आपको पता है इसे हमें बॉटम पे लाना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले COOH को यहाँ ले जाएंगे और H को हम नीचे ले आते हैं। इस वाले OH को जो है वो हम ऊपर ले जाते हैं, और इस वाले CH3 को यहाँ ले आते हैं। मतलब ये रोटेशन हमें कराना है, इस तरीके से रोटेशन कराना है कि हाइड्रोजन नीचे की तरफ बेचारे आ जाए। तो नेक्स्ट जो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, वो कंडीशन पॉसिबल क्या हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी ये हो पाएगी कि ये ऐसे करके हम बनाएं, और ऊपर यहाँ ऊपर यहाँ पर OH आ गया, इस OH आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका CH3 आ गया, यहाँ पर अब आपका COOH आ गया, और यहाँ पर अब आपका H आ गया। अब नंबर दीजिए, इसे नंबर 1 देना पड़ेगा, इसे नंबर 2 देना पड़ेगा, इसे नंबर 3 देना पड़ेगा, और इसे नंबर 4 देना पड़ेगा। यानी कि अगर अब हम रोटेशन की बात कर देते हैं तो रोटेशन अब हमारा जो है वो सिंपल इधर गया, फिर इधर चला गया, यानी सिंपल सी बात ये S फॉर्म हमारे लिए हो जाएगी। यही बात है। तो है, तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल और भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी देखिए। अगर मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ऐसा होता, यानी ऐसे पॉजिटिव बना है, ऐसे बना है, H इधर आ गया है, COOH यहाँ पर लगा हुआ है,
और यहाँ पर लगा है OH, अगर ये ऐसे होता और यहाँ पर होता CH3 तो फिर वही बात है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिया था हमने, यहाँ पर हमने राइट साइड में ले लिया। अब हमने क्या करना, इसको नीचे ही लाना है ना। जब इसको नीचे लाना है तो इसको इधर ले आइए और इसको ऊपर लेते चले जाइए। जब इसको इधर लाएंगे सर तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, COOH को नीचे लाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन भी फिर वही पॉसिबल हो जाएगी कि यहाँ पर COOH आ जाएगा, यहाँ पर COOH आ जाएगा और यहाँ पर बेटा जो है वो आ जाएगा आपका OH और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर आपका आ जाता है यही क्या आ गया भैया COOH, यहाँ लिख दूँ पहले मैं, यहाँ पर आ गया आपका H। तो नंबर 1 इसे देना पड़ेगा, नंबर 2 इसे देना पड़ेगा, नंबर 3 इसे देना पड़ेगा। रोटेशन वही घूम फिर के आ गया, यानी कि इस रोटेशन को भी हम लोग कौन सी फॉर्म, S फॉर्म ही बोलेंगे। तो ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें रोटेशन कैसे निकालना है। ये चीज़ मतलब फिशर प्रोजेक्शन जब फार्मूला दिया होगा तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को काउंट करेंगे। तो ये हमने आपको RS सिस्टम की जानकारी दे दी। अब RS सिस्टम की जानकारी के साथ में कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा मददगार होंगे। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है वो निकाल कर रखा हुआ हूँ, वो एग्जाम्पल मैं देखा हूँ कि RS कन्फिगरेशन को आपको बताना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे सामने, तो पेज नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि R और S सिस्टम को कब बताना है आपको। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है असाइन R एंड S। तो हमने एग्जाम्पल असाइन द R एंड S कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या, एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है वो भी मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल हमारे सामने वही सिंपल सा जो दिया हुआ था वही दिया है कि एक A एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये यहाँ दिया है, ये ऐसे दिया है, यहाँ पर लिखा है COOH और यहाँ लिखा है आपका OH, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है CH3। आपको बताना है कि R फॉर्म है कि S फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल भैया इन्होंने ऐसे दे दिया है, यहाँ पर इन्होंने COOH ले लिया है, COOH ले लिया, ये B एग्जाम्पल मान लीजिए, और यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके दिया है आपका, ये काला कर दिया और इसे काला करने के बाद यहाँ पर दिया है इन्होंने ये दिया है CH3 और यहाँ पर दिया है इन्होंने आपका OH और यहाँ पर दिया है इन्होंने सॉरी डॉट डॉट करके दिया है, ये यहाँ पर OH दिया और यहाँ पर डॉट 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 करके यहाँ पर इन्होंने H दे दिया। अब आपको बताना है कि तो सबसे पहले हम लोग ए वाले की बात कर लेते हैं, पहले ए का आंसर निकाल लेते हैं कि आखिरकार ए फॉर्म क्या होगी। तो बहुत दिमाग नहीं लगाना, हाइड्रोजन भैया को नीचे लाइए फट से और कुछ नहीं करना, इनको इधर ले जाइए, इनको इधर ले जाइए, इनको ऊपर ले जाइए, इनको नीचे लाइए। तो जो कंडीशन तैयार हो जाएगी वो हमारे सामने ये OH आ जाएगा, यहाँ पर COOH आ जाएगा, फटाफट करिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा CH3 आ जाएगा, C उल्टा लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पर H आ जाएगा। नंबर 1 दीजिए, नंबर 2 दीजिए और नंबर 3 दीजिए, फट से ऐसे काम करिए, नंबर 3 दीजिए। अब आपने क्या करना, रोटेशन जब दिखाना है तो रोटेशन ऐसे ही तो दिखाएंगे, आप ऐसे दिखाएंगे ना, तो ऐसे घूम रहा है ना, रोटेशन ये गया ना, तो जब ये रोटेशन गया तो मतलब R फॉर्म हो गया ना, तो ये सिंपल सा हमारा R कन्फिगरेशन कहलाएगा। इसमें नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दीजिए, इसको नंबर 4 दे दीजिए। यहाँ पर नंबर 4 इसे देना था, तो अब नंबर 4 दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये रोटेशन ऐसे मूव करके आएगा। जब ऐसे मूव करके आएगा तो इसका ये तो हाइड्रोजन बैक साइड में है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये S फॉर्म कहलाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे तो इनसे आपको बहुत सारे समस्याओं का समाधान आपका मिलेगा। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को करिए। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसके बाद में बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि असाइन द E and Z ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, असाइन E and Z, EZ फॉर्म असाइन करना। तो पहला क्वेश्चन में पहला दिया हुआ, इसको आप करके देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आप जरूर करेंगे। यहाँ पर दे रखा है CH3C, यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने बढ़िया करके बनाए हैं 4-5, इन एग्जाम्पल्स को करिएगा। डबल बॉन्ड यहाँ CH2 लगाया हुआ है और यहाँ पर आपका CH3। पहला एग्जाम्पल ये सॉल्व करिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको E और Z बताना, आपने क्या लेना है वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने ले रखा है C, यहाँ पर H ले रखा है, इसके बाद डबल बॉन्ड इन्होंने लगाया, फिर यहाँ C लिया है, फिर यहाँ पर COOH ले रखा है और यहाँ पर ले रखा है इन्होंने CH2OH। तो आपको बताना है कि EZ फॉर्म है या Z फॉर्म है। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन भी, तीसरा मतलब आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 लिया हुआ है, यहाँ C, यहाँ पर भी CH3
3 लिया हुआ है, इसको जोड़ा है कार्बन से, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने CH ले रखा है, डबल बॉन्ड, इसी तरीके से CH2 ले रखा है। आप इसे सही से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड, क्योंकि आप समझदार हैं, ऐसा बच्चा तो है नहीं कि आपको नहीं साहब ये सर उल्टा लिखा है सीधा लिखा है। इनमें आपको E और Z फॉर्म कैलकुलेट करने हैं, बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे जरूर, आपको करना भी चाहिए। कारण ये है कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कम मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको फायदा जरूर हो जाएगा एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। तो ये आपने RS सिस्टम समझा, EZ सिस्टम समझा। अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने में मदद करेगी। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक आइसोमेरिज्म देखिए, आइसोमेरिज्म मैंने चेन आइसोमेरिज्म ऑलरेडी पढ़ा रखी है, अगर देखना चाहें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जिसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि हम आइसोमेरिज्म की ट्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप वीडियो देखिए ध्यान से, और आप ध्यान से देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वही प्रैक्टिस आपके लिए मदद करेगी। थैंक यू।